हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा मिश्रा और मैंने यूपीपीसीएस 2020 की परीक्षा में रैंक 10 हासिल की है। आज डीकेटी के माध्यम से मैं आप सबसे अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी और मैंने क्या मिस्टेक्स की जो मैं नहीं चाहूँगी कि अब आप लोग भी उसे दोहराएं, इन बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम नेहा मिश्रा है। मेरे पिताजी कॉन्ट्रैक्टर हैं, मेरी माताजी एक होम मेकर हैं और मुझसे छोटे मेरे 3 भाई बहन हैं। मैंने इज़ाबेला थोबन कॉलेज लखनऊ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने 1.5 साल एक प्राइवेट फर्म में नौकरी की है। उसके बाद मैंने साइमल्टेनियसली अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में नायब तहसीलदार का पद हासिल किया था। देन देयर आफ्टर इन माई सेकेंड अटेम्प्ट मैंने ट्रेजरी ऑफिसर का पद हासिल किया। इन माई थर्ड अटेम्प्ट आई रीच्ड अप टू द इंटरव्यू स्टेज बट कुड नॉट क्वालिफाई ड्यू टू सम अनसर्टेन रीजंस एंड दिस वाज माई 4th अटेम्प्ट जिसमें मैंने रैंक 10 हासिल की है। तो सबसे पहले हम बिगिनिंग करेंगे, तो हम सबसे पहले जानेंगे इस एग्ज़ाम के स्टेजेस के बारे में। काइंडली बेयर विथ मी बिकॉज आई अज्यूम आप सबको पता है स्टेजेस क्या हैं, बट सिंस दिस वीडियो इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू देम जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करने के बारे में सोचा है या जिनको उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं थोड़ा सा क्रिस्प और थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी। इस एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड आपका पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स में हम बात करते हैं तो वी हैव 2 पेपर्स हैं हमारे, GS1 एंड GS2। GS2 इज मोर पॉपुलरली नोन एज CSAT, दैट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। CSAT में बेसिकली आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है, बट CSAT बिकॉज सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। सो ऑल यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू स्कोर 33% ऑफ द मार्क्स। तो अगर आप जितनी मेहनत GS1 में करते हैं उसका अगर आप 1/3 भी करेंगे तो भी इजीली निकल जाएगा। बट एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगी, काइंडली डू नॉट इग्नोर CSAT बिकॉज देयर हैव बीन मेनी पोटेंशियल कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन सिर्फ CSAT की वजह से रुका। सो उसमें आप फोकस करिएगा। और CSAT ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका पहला आएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेजेस जिसमें आपके आएंगे। दूसरा आपका पोर्शन होगा जिसमें आपके क्वेश्चंस क्वांट से होंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, HCF, LCM, इस प्रकार के कुछ चैप्टर्स हैं। आप इसको ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स मान सकते हो। तीसरा आपका पोर्शन होता है रीजनिंग का, जिसमें हम बात करते हैं लॉजिकल, वर्बल, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। और थर्ड मैंने आपको बताया इंग्लिश। तो इसमें आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाइएगा, इसको एकदम साइडलाइन मत कीजिएगा। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसके लिए प्रैक्टिस कर लिया सो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। अब हम आते हैं अपने मेन पेपर की तरफ जो है हमारा GS1। GS1 में होते हैं 150 क्वेश्चंस और अगर आप इसका ट्रेंड एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि 2017 से जब से इसका पैटर्न चेंज हुआ है तो यूपीपीसीएस इज मोर टिल्टेड टूवर्ड्स फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग कि अब पहले की तरह रिपीटेड सवाल आपको कम मिलेंगे। थोड़े से फैक्ट्स जो थे, ऑफकोर्स फैक्ट्स अभी भी हैं बट थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट कोर इसमें सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं एंड आपको और क्या एक्स्ट्रा आप कर सकते हो सो दैट यू कैन गेट समवॉट एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं GS में हम 7 ब्रॉड सब्जेक्ट्स की स्टडी है इसमें। पहला हम बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में आपको सबको पता है लक्ष्मीकांत। सो लक्ष्मीकांत शुड बी योर बाइबल एंड लक्ष्मीकांत को आप सप्लीमेंट कर सकते हो बेयर एक्ट से। और बेयर एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर आर टाइम्स जहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 के तहत आपको बहुत चीज़ें उसमें एनालाइज करनी पड़ती हैं इन द लाइट ऑफ करंट हैपनिंग्स। तो उसको आप एक बार अगर बेयर एक्ट से सप्लीमेंट करोगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जो आपकी प्री और मेंस दोनों के लिए अच्छी रहेगी। सेकेंड हम बात करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपको पता है वी हैव एंशिएंट हिस्ट्री, वी हैव मेडिवल हिस्ट्री एंड देन वी हैव मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो। मेरे लिए पर्सनली मैंने स्पेक्ट्रम ज़्यादा फेवर किया और मेरे लिए वो इट वाज मोर देन इनफ। स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ें तो कोशिश करें कि उसके जो लास्ट के चैप्टर्स हैं जहाँ पर आपको वो टेबल के फॉर्मेट में काफ़ी न्यूज़पेपर्स, टाइटल्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड जो टाइमलाइन का पूरा लास्ट के चैप्टर्स में उन्होंने पूरा टेबल फॉर्म में बना रखा है उसको ज़रूर देख के जाएँ बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सेकंड, कमिंग बैक टू एंशंट एंड मेडिवल। एंशंट के लिए आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज, फाइन आर्ट्स की एंड 12th की एनसीईआरटीज कर लें, और इसमें आपका मोरलेस आर्ट एंड कल्चर भी कुछ हद तक उसका बेसिस कवर हो जाएगा। एंड मेडिवल के लिए आई वुड से कि मेडिवल के लिए मैंने कोई बुक स्पेसिफिकली नहीं पढ़ी। उसका कारण ये था कि मेडिवल जो है, अगर आप देखें उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, मैं हमेशा अपने सब्जेक्ट्स को इसी तरह से वेटेज देती हूँ कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है। अगर मैं मेडिवल जैसे सब्जेक्ट्स पर 15 दिन इन्वेस्ट कर रही हूँ और मुझे इन रिटर्न से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, सो इतना फेवरेबल नहीं है वो चीज़। तो मैं ये कहूँगी कि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। जैसे फॉर एग्जाम्पल सल्तनत काल से लेके अप टिल द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, आप इसका जो ड्यूरेशन है, एक बार ब्रॉड टाइमलाइन, कौन से एम्परर रहे, उन्होंने किसके एरा में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स टेक प्लेस किया, एंड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स, आर्किटेक्चर का एरा, पेंटिंग्स का एरा, किसके में क्या चीज़ें बढ़ी, किसके में क्या चीज़ ज़ेनिथ पे पहुंची। एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको ब्रॉड आइडिया हो जाए। ओके, कमिंग बैक टू एंशिएंट। एंशिएंट का सिलेबस मुझे ऐसा लगता है काफ़ी डिफाइंड है और एनसीईआरटीज़ आपको एंशिएंट पूरा करवा देती हैं। तो 11th-12th की एनसीईआरटी मैं फिर से कहूँगी। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर मैंने एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ना समझ के उसको मैंने एज अ सिंथेसिस ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल ही समझा। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप सीसीआरटी एंड ऑल्सो आप नितिन सिंघानिया के नोट्स रेफर कर सकते हैं, जो कि मोर देन इनफ है। ओके, कमिंग बैक टू अनदर डायमेंशन, आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए वी ऑल नो कि आपके पहले तो आपका बेस जो है वो एनसीईआरटीज़ हैं, एंड वंस यू आर डन विद एनसीईआरटीज़ आप रमेश सिंह पे स्विच कर सकते हैं। और ये दोनों अगर आपने सप्लीमेंट कर लिया तो इतना कुछ करना नहीं होता है। एंड में आपको इको सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट भी देखना होता है उस पर्टिकुलर ईयर का, बिकॉज जो टर्मिनोलॉजी, थोड़ा डेटा, फैक्ट्स जो होते हैं, बहुत बार नई नई फाइंडिंग्स वो निकल के आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर बजट में फूड सब्सिडी ज़्यादा थी या यूरिया सब्सिडी या फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो इस टाइप के जो फैक्ट्स होते हैं उन पे आप थोड़ा सा अपना ध्यान लगाइएगा। कमिंग बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आपका ज्योग्राफी। पर्सनली स्पीकिंग फॉर मी ज्योग्राफी वॉज वेरी फ्राइटनिंग, बिकॉज मुझे बहुत डर लगता था ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी के लिए आप कोशिश करिए पहले 6th to 12th एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करिए, और स्पेसिफिकली 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटीज़ इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। वंस यू आर डन, आप कोई बस एक और बुक, वो माजिद हुसैन हो सकती है, वो जीसी लियोंग हो सकती है, इन दोनों पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करिए। एंड मेक दिस थिंग अ पर्टिकुलर हैबिट कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक ज़्यादा बुक ना रेफर करें, मल्टीपल सोर्सेज को अवॉइड करिए, बिकॉज वो फिर आपके दिमाग में और कॉम्प्लेक्सिटी और कन्फ्यूजन पैदा करेगा। सो स्टिक टू लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड कंटेंट। ओके, कमिंग बैक टू अनदर डायमेंशन इज आपका एनवायरनमेंट। ओके, सो एनवायरनमेंट दीज डेज हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट यूपीपीसीएस में एज वेल एज इन यूपीएससी उसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। एनवायरनमेंट में वी ऑल नो हमारी शंकर आईएएस की बुक इट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप सब कुछ कर लेते हो तो शंकर आईएएस की बुक, प्लस अगर आप विजन की मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो मैं विजन की मंथली मैगजीन्स प्लस इनसाइट्स इंडिया के जो क्विज आते हैं डेली बेसिस पर, मैं उनको सॉल्व कर लिया करती थी। तो उससे क्या होता था कि मेरा करंट से भी टच छूटता नहीं था, और एक जो मॉक टेस्ट करने की या टेस्ट क्वेश्चंस देख के उनको एनालाइज करने की जो हैबिट थी, मैं उसमें भी थी। तो शंकर आईएएस एंड आपके डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स हैं वो एनवायरनमेंट के लिए सफिशिएंट है। कमिंग बैक टू अनदर डायमेंशन, ये है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ एज फार एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, आई फील उसका मोस्टली जो पोर्शन आता है दैट इज करंट ओरिएंटेड। तो वो आप विजन आईएएस के नोट्स, या देर आर प्लेंटी ऑफ गुड वेबसाइट्स एंड गुड चैनल्स ऑन यूट्यूब एज वेल, जो आपको फ्री का कॉन्टेंट, दैट टू क्वालिटी कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। Some of them could be sleepy classes etc. and they have done some commendable work, तो आप एक बार उनको रेफर कर सकते हो। एंड कमिंग बैक टू लास्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जब हमने ये आपके सब्जेक्ट्स डील किए तो हमने उसमें भी बताया कि उसमें भी करंट है, और अगर आप करंट अफेयर्स को अलग से एक सेपरेट सब्जेक्ट मानते हो तो वो भी फिर इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए आप ये कर सकते हो कि आप मंथली जो विजन की मैगजीन्स आती हैं उनको पढ़ लो। विजन इज़ लाइक मतलब ये टोटल ऑप्शनल है आपके ऊपर। आप क्रॉनिकल पढ़ सकते हो, आप घटना चक्र पढ़ सकते हो, दृष्टि आईएएस की जो मैगजीन्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी नाइस, एंड डेली जो आपकी मंथली आपको करा दें। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक आप हैबिट डेवलप करो कि आपको मॉक टेस्ट
आपको करने ही करने हैं। मॉक टेस्ट से क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप हर महीने में 3 से 4 मॉक टेस्ट भी दे रहे हो 100 क्वेश्चंस के, तो वो 400 जो क्वेश्चंस बनाएंगे अपार्ट फ्रॉम स्टैटिक, वो आपका जो करंट के टॉपिक्स हैं वो भी उसमें कवर होते जाएंगे। एंड माइंड इट कि आपको प्रीलिम्स में बैठने से पहले आपको एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, बिकॉज दिस इज द स्ट्रैटेजी कि आपको अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको दूसरे कैंडिडेट से एज दिला सकती है प्रीलिम्स में, एंड द वे यू कुड बी श्योर कि हाँ मैं इस साल मेंस लिख रहा हूँ, वो यही है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, राइट ऑप्शंस को चुनने की, गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की वो स्ट्रैटेजी डेवलप करो। और वो स्ट्रैटेजी तभी डेवलप हो पाएगी जब आपने एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हों। सो मॉक टेस्ट जो आपको एक एज देते हैं वो ऐसे देते हैं कि व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन से सिर्फ फेमिलियर ही नहीं होते हो, बट यू डेवलप दैट अप्रोच कि किस तरीके से ऑप्शंस बनाए जाते हैं, किस तरीके से ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, एंड कौन से ऐसे ऑप्शंस होंगे जो कभी गलत नहीं होंगे। एंड ये स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अवेलेबल है, आप किसी का भी कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे फ्री इनिशिएटिव्स भी हैं बहुत सारी वेबसाइट्स एंड कोचिंग्स के, तो आप एक बार उस पर ध्यान दे सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आर मेंस, क्योंकि आपको पता है कि जब से 2018 से यूपीपीसीएस का पैटर्न चेंज हुआ है, मेंस इज द गेम चेंजर। एंड इफ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट मी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, आई वॉज मोर कंफर्टेबल विथ मेंस एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स में मैं ये श्योर नहीं होती थी कि मेरा हो ही रहा है, बट टचवुड आई वॉज कंफर्टेबल विथ मेंस। और उसका रीज़न ये था कि मेंस में आई यूज टू थिंक कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो मेरी मुझे एक पिक्चर बनानी है एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ माय स्टोरी, तो मैं उन क्वेश्चंस को अपने तरीके से टैकल कर सकती हूँ। बिकॉज जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, प्रीलिम्स में आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं, आपके सामने आंसर्स होते हैं, एंड आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आंसर्स मार्क करने हैं। बट इट इज़ नॉट द केस विथ मेंस, बिकॉज मेंस में क्या होता है, मेंस में आपको क्वेश्चन दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन है जहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि ईस्टर्न यूपी के डेवलपमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या लेने चाहिए फ्यूचर में, तो ये क्वेश्चन बहुत सब्जेक्टिव है। एग्जाम में अगर 5000 बच्चे बैठ रहे हैं तो 5000 व्यू पॉइंट्स आ सकते हैं इस क्वेश्चन के। बट ऐसी क्या चीज़ें हैं मेंस में, अभी मैं आपको ओवरऑल एक फ्रेमवर्क बता रही हूँ मेंस के आंसर राइटिंग का, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको एक एज दिला सकती हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है इन ऑर्डर टू साइट एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन यही है कि ईस्टर्न यूपी में हमको डेवलपमेंट करना है, तो ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं या लिए जा सकते हैं फ्यूचर में। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन दो कि ईस्टर्न यूपी में ये चीज़ें हैं, ये रिसोर्सेज मिलते हैं, ये सारी क्रॉप्स हैं, इतना फर्टाइल रीजन है, इतना प्रोडक्टिव रीजन है, इतना वर्कफोर्स हमको वहाँ से मिलता है। सब्सिक्वेंटली जब सेकंड आप सेकंड स्टेप पे आओगे तो पहले तो आपने एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन दे दिया, सेकंड यू विल कम टू द मेन बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में भी आप थोड़ा सा एनालाइज करके बताओगे कि ईस्टर्न यूपी में ये वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। एंड जैसे मैंने क्या किया था, देयर वाज अ क्वेश्चन इन दिस यूपीपीसीएस का GS1 एंड GS2 जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा था एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में यूपी के। तो उसमें मुझे मैप यूपी का याद था, तो मैंने उस मैप को बनाया, ब्रॉडली वो एरियाज हाईलाइट किए और उनमें दिखाया कि ये एरियाज कहाँ हैं, वहाँ पर गंगा प्लेन पड़ रहा है, बुंदेलखंड प्लेन कहाँ पड़ रहा है। तो ये चीज़ें मार्क्स फेच करने वाली होती हैं। बट ऑल्सो इसका एक रिपरकशन ये है कि आप अब क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पता है कि हमें मैक्सिमम मैप्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, बट दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल द क्वेश्चंस। जहाँ जेन्युइनली उन टाइप के फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एंड मैप्स की ज़रूरत है, आप वहाँ बनाइए। आप ज़बरदस्ती हर क्वेश्चन में मत इंक्लूड करिए, बिकॉज देन इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर एंड एग्जामिनर माइट थिंक ये शायद हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, पन्ने भरने के लिए हो रहा है। सो क्वेश्चन टैकल करने का तरीका होता है, यू राइट अ नाइस इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का, देन यू कम टू द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आप मेन चीज़ें हाईलाइट करोगे जो उसने पूछा है। डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, अगर आपने कुछ इनिशिएटिव्स पढ़े हैं यूपी गवर्नमेंट के कि कुछ पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या है वो लिख दो। प्लस ऑलवेज रिमेंबर इन दीज टाइप ऑफ एग्जाम्स, आप ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम की तरह नंबर पाने के लिए नहीं लिख रहे हो, आप कहीं ना कहीं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपको दिखानी है कि आप क्या सोचते हो।
करंट डेवलपमेंट अप टू डेट है कि नहीं है, आप अगर होते तो आप क्या क्या, सो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो आप उसमें अपना जब लास्ट में कंक्लूड करोगे तो हमेशा गिव अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी नाइस वे फॉरवर्ड कि हमें हमारे अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लोगों को वर्कफोर्स को और स्किल करो, स्किल ट्रेनिंग दिलाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कराओ, और आप जो नए नए इनिशिएटिव्स हैं वो सब लिखवाओ कि अब ईस्टर्न बेल्ट को भी कनेक्ट करने के लिए एक्सप्रेसवेज आ रहे हैं, 6 लेन्स एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालेगा बिकॉज आपने अपने व्यू पॉइंट्स के साथ उनको करंट हैपनिंग्स ये भी बता दी कि आप अपडेट हो। सो दिस वॉज लाइक अ ब्रॉड स्ट्रक्चर। अब आपको पता है मेंस में जब हम बात करते हैं तो मेंस में होते हैं 8 पेपर। द वेरी फर्स्ट पेपर इज आपका एसए का पेपर। एसए के पेपर में मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इज देयर एनी आइडियल एसे? सो द आंसर इज नो। ये जो एसए का पेपर रखा गया है वो इसलिए ही रखा गया है कि ये आपके थॉट्स का फ्री फ्लो है। आप अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को जिस दिशा में ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो। बिकॉज आई फील कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन 2017 आई वेंट विद दिस ब्लैंक माइंड इन द एग्जाम हॉल, और मैंने ऐसा कुछ ऐसे के लिए प्रिपेयर नहीं किया था बिकॉज ऐसे के लिए आप क्या ही प्रिपेयर कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ कोट्स अपने पास रख सकते हो, कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के कोट्स, कुछ अच्छे सेइंग्स है ना, कुछ निमोनिक्स आप रख लो और बाकी आपको बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो आई रिमेंबर आई वेंट ब्लैंक इन टू दिस एग्जाम हॉल एंड fortunately I scored 103 out of 150 that which was a pretty decent score that year। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐसे के लिए तो कोई टेंशन नहीं लेना है कि हमको ऐसे के लिए ये स्ट्रैटेजी पढ़नी है, ये बुक पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है। आप जितना मटेरियल जीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो आपके ऐसे को टैकल करने के लिए मोर देन इनफ है। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर सेकंड पेपर जो कि होता है हिंदी का। सो हिंदी में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देना चाहूँगी कि जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए ये पेपर एक्चुअली इट्स अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट एंड उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है। बट एज फार एज इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स आर कंसर्न, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बिकॉज एज फार एज आई वॉज कंसर्न, मुझे जितना फियर अपने जीएस एंड ऑप्शनल के पेपर्स को लेके नहीं था, उससे ज़्यादा आई वॉज थ्रेटेंड बाय हिंदी। उसका रीज़न ये था कि 2017 में मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं था हिंदी का। तो इसीलिए मैं कहूँगी आदित्य पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, आप एक बार उसको रेफ़र कर लो और बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं लिखना है, स्ट्रेस फ्री होके जाओ, वो बुक पढ़ो, जो सिलेबस का पार्ट है बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प लिख के आओ एंड यू विल बी एबल टू गेन गुड मार्क्स। कमिंग बैक टू आवर जीएस के पेपर्स, तो हमको पता है कि जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला पेपर जो होता है GS1। GS1 कंसिस्ट्स ऑफ आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आपका आर्ट एंड कल्चर, एंड देन देर इज जोग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन देर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द पोर्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि योजना या कुरुक्षेत्र की मैगजीन जो है, आप सिंपली उसको मतलब देख लो, ब्रॉडली एक अपना राइटअप तैयार कर लो, बिकॉज उसके जो टॉपिक्स होते हैं वो भी मोर और लेस नोन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि क्वेश्चंस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी से आएगा, या फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म के फीचर्स क्या हैं, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, तो ये थोड़े से ब्रॉड टॉपिक्स हैं, तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई मुद्दा करंट में चलता ही रहता है। तो आप कोशिश करिए अपने कुछ पर्सनलाइज नोट्स आप अलग से तैयार कर लो एंड उसमें आप सप्लीमेंट कर दो जो करंट में जो चीज़ें हो रही हैं। सो दिस वॉज अबाउट योर सोसाइटी एंड टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री। सो क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का अगेन मैं कहूँगी आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखिए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के मैक्सिमम 1 और 2 इससे ज़्यादा सवाल नहीं आने, तो उसके लिए मैंने विजन आईएएस का मैंने मटेरियल ले लिया था एंड वो 30-40 पेजेस का मटेरियल इज मोर देन इनफ। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप ये कर सकते हो। देन वी कम टू आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको फिर कहीं नहीं भागना है, जो आपने प्रीलिम्स में अपना नितिन सिंघानिया के नोट्स बनाए थे उन्हीं को बस थोड़ा सा राइटिंग के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको उसके लिए 1 पेज के नोट्स तैयार करने हैं। आर्ट एंड कल्चर में इतना स्पेसिफिकली नहीं आएगा और उसमें भी मोर और लेस मुझे लगता है टॉपिक्स डिफाइंड हैं। फॉर एग्जांपल आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, आईवीसी का कल्चर एंड ब्रॉडली यही टॉपिक्स होते हैं, इससे बियॉन्ड वो इतना कुछ अलग नहीं पूछते हैं। देन वी कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगेन अगर आपने एनसीईआरटीज कर रखी हैं, आपने कोई भी एक बुक चाहे वो माजिद हुसैन हो या जीसी लियोंग हो, तो वो सफिशेंट है आपके ये मेंस के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। एंड आपको मैं ज्योग्राफी की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें मैं थोड़ा सा ये बोलूँगी कि थोड़ा एक्स्ट्रा आप एम्फेसिस रखिएगा जो हमारे करंट्स हैं, लाइक आपकी कोल्ड करंट्स हैं, वार्म करंट्स हैं, इन पर जो ओशंस का थोड़ा सा लोकेशन है वो। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आप एज पाने के लिए एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि एक ब्रॉड आपको मैप का आइडिया होना चाहिए
कि इंडिया के रिस्पेक्ट में कौन सा ओशन ईस्ट है, वेस्ट है, किस तरफ है, हमारे साउथ में कौन कौन सी आइलैंड कंट्रीज़ हैं। ये थोड़ा सा अगर आपको ब्रॉड उसके बारे में पता होगा, तो जब आप क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी अगर किसी और कंट्री के रिस्पेक्ट में या किसी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है एंड अगर वो आप डायग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत भी दिखा पाओ तो इट विल गिव अ वेरी नाइस इंप्रेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पेपर 1। देन कमिंग बैक टू GS2। GS2 में हम बात करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की एंड IR। तो पहले मैं IR के बारे में बताती हूँ। IR में there's a book called Rethinking India's Foreign Policy by राजीव सीकरी। एक बार आप इससे हेल्प ले सकते हो एंड अकॉर्डिंग टू मी न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर IR बिकॉज आपके जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपको वही लिखना है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ उसके लिए मेहनत नहीं करनी है। कमिंग बैक टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पोर्शन, पॉलिटी का जो पोर्शन है वो आपका लक्ष्मीकांत से होगा, उसके लिए आपको अलग से नहीं देखना कुछ, बस थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। गवर्नेंस वाला पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें आपका करंट ओरिएंटेड पूछते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कोई लेटेस्ट स्कीम या फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस के कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन थोड़े प्रोमिनेंट हैं। तो गवर्नेंस के लिए मैं फिर से कहूँगी, गवर्नेंस के लिए आपको सेकंड ARC की रिपोर्ट, एक बार पुंछी कमीशन के कुछ ब्रॉड रिकमेंडेशन, फर्स्ट ARC और सेकंड ARC के रिकमेंडेशन में कुछ डिफरेंसेस थे। देन देयर वाज अ कमिटी कॉल्ड नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच was headed by Justice Venkatachalaiya। एक बार आप उसके recommendations देख लो, they have done some fabulous job। तो ये सब चीज़ें जब आप कंपाइल करोगे ना तो you will get a very nice perspective और ये आपके आंसर्स को एनरिच करने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो कमिंग बैक टू GS3। GS3 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने देखा है बच्चों को एज लो एज 38 एंड 40 मार्क्स स्कोर करते हुए इन द 2018 का एग्जाम। तो उसका रीज़न मुझे लगता ये है कि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि there's a portion of economics, then we have environment, then we have environment के broad questions, then also we have internal security and disaster management। तो disaster management के लिए आपको अलग से कुछ नहीं देखना है, आपको NDMA की, मैंने पर्सनली ये किया था, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके NDMA के बारे में उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दे रखे थे बिकॉज तब ये केरला के फ्लड्स आए हुए थे। तो आप ना एक बार इनका पूरा स्ट्रक्चर देख लो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत क्या स्ट्रक्चर है, NDMA, SDMA, DDMA कौन कहाँ हेड करता है। जब ऐसा कोई फ्लड आता है तो 3 स्टेप्स में हम जो करते हैं, हम पहले तो हमारा जो प्री डिजास्टर फेज होता है, फिर ड्यूरिंग डिजास्टर फेज होता है, देन पोस्ट डिजास्टर फेज होता है, इसमें हम क्या क्या स्टेप्स करते हैं। एक बार आप इसको देख लो ब्रॉडली और मोर और लेस आपके जो भी डिजास्टर्स हैं, डिजास्टर्स की बस आपकी डेफिनेशन चेंज होगी, जो आपको प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने हैं वो सेम रहेगा, प्रशासनिक तरफ जो स्टेप्स रहेंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो आप इस तरीके से इसको होलिस्टिक करके अपना सिलेबस थोड़ा सा क्रिस्प कर सकते हो। सो एज फार एज इंटरनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, मोर और लेस आपका जो करंट हैपनिंग्स हैं, जो न्यूज़पेपर अगर आप डेली रीड कर रहे हो तो इतना दिक्कत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलिज्म का पूरा विवाद चल रहा है, सो यू कैन बी श्योर कि इससे रिलेटेड ही कुछ टॉपिक्स आएंगे। तो इट कैन बी साइबर अटैक, इट कुड बी मनी लॉन्ड्रिंग के क्वेश्चंस, इट कुड बी नक्सलिज्म, इट कुड बी लोन वॉल्फ अटैक्स। तो अगर आपको ब्रॉडली ऐसे अपने 10-12 टॉपिक्स एनालाइज कर लिए हैं और उसका एक पर्सनलाइज्ड नोट तैयार कर लिया है अपने लिए, तो वहाँ जाके आप एक्सपैंड कर दोगे उसको। सो दिस वाज अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। कमिंग बैक टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीलिम्स की तरह फैक्चुअल नहीं होते हैं माइंडेड, और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी एनालिटिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे विल नॉट आस्क यू कि आप नेशनल इनकम निकालने का तरीका बता दो हमें, नो, दे विल आस्क यू कि क्या ऐसा है कि एम्प्लॉयमेंट के हमारी इकोनॉमी में जो स्किल डेवलपमेंट इतना कम हो रहा है उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, या वाइस वर्सा कुछ ऐसा पूछ सकते हैं वो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना वर्कफोर्स ज़्यादा है, इसको हम कैसे चैनलाइज करें टुवर्ड्स द फॉर्मल सेक्टर, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसके लिए वो बहुत ब्रॉड आपसे आपकी राय मांगेंगे। तो इन जैसे क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल कर सकते हो? आप नॉर्मली जो आप रिपोर्ट्स पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल आप CSO की रिपोर्ट पढ़ रहे हो, आप IIP की CSO के थ्रू या मॉस्पी जो डिफरेंट रिपोर्ट्स निकालती है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को, अगर आपने रिपोर्ट्स ब्रॉडली पढ़ी हुई हैं, उनका आपका बहुत एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है बट आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और आपको ब्रॉड आइडिया भी है, तो भी आप इजीली उन क्वेश्चंस में अगर इन रिपोर्ट्स को हल्का फुल्का ब्रॉड स्टैट्स भी कोट करके आते हो तो बहुत एक अच्छा इंप्रेशन देता है। और बाकी आपका क्वेश्चन लिखने का तरीका वही होगा, एक इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड देन कंक्लूजन। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं फिर से वही कहूँगी, आपने जो 11th 12th 10th 11th 12th की NCERTs पढ़ी हैं वो, एंड रमेश सिंह, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ करनी है वो है आंसर राइटिंग।
ओके, कमिंग बैक टू सेकंड क्वेश्चन, हमने बात की एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो हमारा बचा है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि साइंस एंड टेक में करंट हैपनिंग से ही आपको वो पूछेंगे। हो सकता है वो ये पूछ लें थोड़े से जनरल क्वेश्चंस की इसरो का अभी जब से ओरिजिन हुआ है तब से इसरो ने कितनी प्रोग्रेस की है, डीआरडीओ ने कितनी प्रोग्रेस की है, या इंडिया का कितना ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है इन द एरिना ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें आप अपने आइडिया जितना भी आपने अभी तक नॉलेज एक्युमुलेट किया है आप अपने अकॉर्डिंग उसको स्ट्रक्चर करके लिख सकते हो। तो साइंस एंड टेक आपके करंट का जो मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो, बीट विजन, बीट क्रॉनिकल, बीट योजना, आपका उससे सफाइस है, ये सफाइस कर जाएगा। ओके, कमिंग बैक टू द लास्ट पोर्शन ऑफ GS3 विच इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए अगेन शंकर IAS एंड NIOS के नोट्स, इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं करना है। ओके, सो नाउ वी आर हियर ऑन GS4। GS4 मुझे लगता है इकलौता ऐसा पेपर है पूरे आपके मेंस में जिसमें यू कुड बी योर सेल्फ। आपको एटलीस्ट आई हैड अ ट्रस्ट ऑन दिस बिकॉज एथिक्स का पेपर कभी भी आप रट के नहीं जा सकते एंड एथिक्स इज मोर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी डू यू कैरी एंड आपका क्या रिएक्शन होता है व्हेन यू विटनेस सम डिफिकल्ट और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो एथिक्स के लिए मैं यही कहूँगी कि आप जो डेली बेसिस पे जो ऑब्जर्व कर रहे हो आसपास, करंट हैपनिंग्स देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन की जो दिक्कतें देख रहे हो, नॉर्मल वर्क लाइफ में जो दिक्कत देख रहे हो, उन्हीं को एनालाइज करके एक अपना पर्सपेक्टिव तैयार कर लो आप कि क्या सही है क्या गलत। मेरे कहने का मतलब है आप ओपिनियंस रखो अपने कि अगर मैं इस जगह होता तो शायद मैंने ये नहीं किया होता, शायद मैंने ये ओपिनियन रखा होता। तो एथिक्स के लिए सोर्सेज बहुत सिंपल हैं, आप लेक्सिकॉन देख सकते हो। और मैंने सबसे पहला स्टेप ये किया था कि मैंने एथिक्स के जो लाइक ऐसे उनके 50-55 ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं, सबसे पहले मैंने उनको गूगल कर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना था। तो मैंने इनके टर्म्स को गूगल किया, मैंने अपने कुछ पर्सनलाइज नोट्स बना लिए और उसके बाद लेक्सिकॉन की हेल्प से मैंने उसको सप्लीमेंट किया। एंड मेक श्योर कि आप जितना आप थ्योरेटिकल पार्ट पे फोकस कर रहे हो उतना ही जो GS4 का एथिक्स का सेक्शन 2 होता है जिसमें वो आपसे केस स्टडीज़ पूछते हैं, आप उनमें भी उतना ही फोकस करो। तो केस स्टडीज़ के लिए मैंने इनसाइट्स का प्रोग्राम फॉलो किया था एंड दे गेव सम वेरी नाइस ग्लिम्सेस ऑफ दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आपका GS। मैंने अपने ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी एक सेपरेट सेशन में डिस्कस की है DKT के थ्रू, वो भी आप इस पर देख लीजिएगा। अब अगर मैं अपना ओवरऑल आपको समराइज करके दूं कि अभी तक मैंने क्या बोला, इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो सबसे पहले मेंस में आपकी आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई से आंसर राइटिंग आई मीन कि आप प्रैक्टिस करो। जब आप इनिशियली प्रैक्टिस करोगे, ट्रस्ट मी व्हेन आई यूज्ड टू राइट इनिशियली, मुझे अपना आंसर देके खुद फील होता था कि अगर मैं अपने आप को मार्क्स देती तो शायद मैं 1-2 नंबर भी ना देती, मैं इतना बकवास लिखती थी। देन इनिशियली व्हेन यू प्रैक्टिस इट यू एक्चुअली टेक ओवर इट एंड वो प्रैक्टिस करने से ही आता है बिकॉज हम सब में से कोई ऐसा नहीं होता है जिसने पहला आंसर लिखा हो बहुत ब्रिलियंट लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। सो आप धीरे धीरे पढ़ते हो, कंटेंट डेवलप करते हो, चीज़ें लिखना सीखते हो, चीज़ों को पूरा कंपाइल करना शुरू करते हो, एक्यूमुलेट करते हो नॉलेज और उसका अपने आंसर्स में डालते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एंड ये ऑफकोर्स ओवरनाइट का प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आता है। सो आप अपना कंटेंट पहले तो बहुत शॉर्टलिस्ट करो, अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स हों आपके पास, आंसर राइटिंग अच्छे से करिए। आंसर राइटिंग के लिए आई वुड सजेस्ट एक कोई रिलायबल टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आपको जो भी कन्वीनियंट हो, आपके कोई पर्सनलाइज्ड कोचिंग सेंटर्स में या कोई भी ऐसे आप टेस्ट सीरीज जाके कोचिंग सेंटर्स में दे सकते हो। तो टेस्ट सीरीज में और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बहुत स्ट्रेस करूंगी वो है टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज आई हैव सीन कैंडिडेट्स जिनका नॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा होता है, व्हाट दे लैक इज टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज अगर हम टेक्निकली देखें तो हमें 2 hours 50 minutes के करीब ही कुछ मिलता है, 50-52 minutes, बिकॉज बाकी एग्जामिनर इन्विजिलेटर्स का आना, सारे फॉर्मेलिटी कंप्लीट कराना, तो उसमें भी आपका टाइम ज़ाया होता है। सो हमारा टेक्निकली अगर हम देखें तो हमें पर क्वेश्चन के लिए 8-8.5 मिनट ही मिल पाते हैं। हमें उन 8.5 मिनट्स में ही अपना क्वेश्चन पढ़ के अपना एक माइंड फ्रेम बना लेना है कि हमें इसमें इतना लिखना है, 150 या 200 वर्ड्स, देन उसमें हमको इंट्रो भी देना है, उसमें हमको बॉडी भी लिखनी है, उसमें हमको पूरा स्ट्रक्चर करके लिख देना है आंसर। सो आई वुड से टाइम मैनेजमेंट इज द की एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पेपर कंप्लीट करते हो देन देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपका नाम मेंस के लिस्ट में होगा। सो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए,
ट्राई कि आप मेंस होने से पहले आपके पास अपने नोट्स हों, कुछ मैं ओवरऑल चारों पेपर्स के लिए बता रही हूँ, कुछ रिपोर्ट्स और इंडिसेस वगैरह को आप सेपरेटली नोट डाउन कर लीजिए। इंडिया की रैंकिंग्स जिन जिन रिपोर्ट्स में आई हैं उनको सेपरेटली नोट डाउन कर लीजिए। कुछ ARC की रिपोर्ट्स वगैरह अलग से कर लीजिए कोट करने के लिए। कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के जो सेइंग्स हैं उनको आप अलग से लिस्ट डाउन कर लीजिए। एंड यू विल सी कि जब लास्ट में आप इन सारी चीज़ों को कंपाइल करके अपने आंसर में डालोगे, सो इट विल ओवरऑल पुट अ वेरी नाइस फ्रेम, वेरी नाइस इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। सो आई होप मेरी जो स्ट्रैटेजी मैंने आपसे शेयर की वो आपके लिए भी वैल्यूएबल साबित हो। मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% जो मेरे लिए काम किया वो आपके लिए भी काम करेगा ही, बट कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं आई होप आप उनका ख्याल रखें ताकि आपका डाइवर्जन कम हो, आपका टाइम कम वेस्ट हो। एंड जो मैंने गलतियाँ की आप उनसे मत करिए, मल्टीपल सोर्सेज मत रेफर करिए, एक सिंगल टेस्ट सीरीज दीजिए, उसको डिसिप्लिन्ड वे में जाके टेस्ट दीजिए, टेस्ट पेपर्स को एनालाइज करिए, क्वेश्चंस को, रिपोर्ट्स, इंडिसेस, रैंकिंग्स, ARC, कुरुक्षेत्र, हल्का फुल्का, मैं बहुत आप पे प्रेशर नहीं डालने को बोलूँगी, हल्का फुल्का ये सारे मटेरियल कलेक्ट करके रखिए। बिकॉज ट्रस्ट मी, जब मेंस का टाइम पास आता है एंड जब लगातार आप पेपर देने के प्रोसेस में होते हो, सो आप वो मोटे मोटे रजिस्टर नहीं उठा पाओगे, बिकॉज वो फिर आपको डिमोरलाइज करेंगे। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ऐसे नोट्स और इंडिविजुअल आपके पर्सनलाइज नोट्स हों आपके पास, ताकि आपको बर्डन कम पड़े। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर पाएँ एंड आई होप कि आप में से बेस्ट पर्सन आगे आने वाले एग्जाम्स में शाइन करे। सो थैंक यू सो मच। दिस वॉज मी, नेहा मिश्रा ऑन DKT।